को। हो गया सर? देखो भाई ध्यान दो इधर सामने। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था या नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, क्या था कि नहीं क्या था? और बेसिक इंफॉर्मेशन, जलवायु क्या होती है या मौसम क्या होता है, किसमें अध्ययन करते हैं, कौन जनक है, ये बातें भी हमने पढ़ ली थी। अब देखो ध्यान देना, भारत में मौसम विज्ञान से संबंधित एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या इंडियन मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजिकल नहीं है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। क्या नाम है? IMD। हाँ आ जाओ। इसके बारे में आपने नाम सुन रखा होगा और आपने इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे देख रखे होंगे। आज सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखो इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? पहले तो ये बताओ, IMD का पूरा नाम क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अब समझना, IMD की अगर हम बात करें तो IMD की भारत के अंदर स्थापना की बात करें, किसकी बात करें? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? लेकिन इसकी स्थापना जब 1875 में हुई थी तब इसका जो हेड क्वार्टर है, यानी इसका जो मुख्यालय है, वो बनाया गया था कलकत्ता में। कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? 1875 में IMD की जब स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय बना था कलकत्ता में, जिसको बोलते हैं हेड क्वार्टर। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। फिर क्या हुआ? 1875 के बाद 1905 में इसका मुख्यालय बदल दिया गया और पहुंच गया शिमला। कहाँ पहुंच गया? फिर क्या हुआ कि 1905 के बाद 1928 में इसका मुख्यालय फिर से बदला और अब पहुंच गया पुणे। कहाँ पहुंच गया? और याद रखना, इसके बाद फिर से इसका मुख्यालय बदला गया और इसका मुख्यालय 1944 में पहुंच गया नई दिल्ली। कहाँ पहुंच गया? नई दिल्ली पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया भाई? एक क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा कि IMD की स्थापना कब हुई, इसके अलावा कोई डेट आज तक नहीं पूछी गई और पूछेगा भी नहीं। डेट आपको एक याद रखनी है, 1875 में IMD की स्थापना हुई। समझ में आ गई? लेकिन ये जरूर पूछता है कि IMD का वर्तमान में, क्या पूछता है? वर्तमान में IMD का हेड क्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है? और IMD की स्थापना हुई तब उसका मुख्यालय कहाँ था? आप पुणे भी बहुत बार पढ़ते हो, लेकिन ध्यान रखना पुणे बीच में बना था, बाद में वापस से बदल दिया गया था। समझ में आ गई मेरी बात? तो IMD का इतिहास बहुत लंबा रहा है। जगह आज तक दो ही पूछी जाती है, एक तो क्या पूछता है? पहले पुणे में था तो पुणे पूछता था, आजकल दिल्ली में तो क्या पूछता है? दिल्ली। और बात करें तो जब स्थापना हुई तो मुख्यालय कहाँ था? और स्थापना कब हुई? 1875 में। इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है। इसी तरह से एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है IITM। क्या नाम है उसका? आई का मतलब होता है इंडियन। क्या मतलब होता है? दूसरे का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूट। टी का मतलब होता है, याद रखना, ट्रॉपिकल। क्या होता है? और एम का मतलब होता है मेट्रोलॉजी। क्या होता है? यानी एक नया इंस्टीट्यूट आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। इसका हेड क्वार्टर ध्यान रखना 1962 में इसकी स्थापना हुई। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और याद रखना इसका जो मुख्यालय है वो बनाया गया था पुणे में। कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? पुणे में है वर्तमान में। IITM का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ट्रॉपिकल समझते हो क्या? ट्रॉपिकल समझते हो क्या? नहीं समझते हो ट्रॉपिकल?
अरे जलवायु जो होती है ना भारत के अंदर, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, भारत में 3 प्रकार की जलवायु है। एक तो है ट्रॉपिकल, कैसी है, एक है सब ट्रॉपिकल, कैसी है, कैसी है, और एक है जिसको बोलते हैं टेम्परेट, क्या बोलते हैं, टेम्परेट। कुल मिला के कितने प्रकार की जलवायु है, टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण, क्या बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, उपोष्ण जलवायु, क्या बोलते हैं। यानी कुल मिला के भारत में जलवायु कितनी हो गई, कितनी जलवायु हो गई, 3 हो गई सर। लेकिन क्या आपको ये पता है ट्रॉपिकल या उष्ण जलवायु का मतलब क्या होता है, जानते हो आप लोग। ऐसा तो था नहीं कि कोई साइंटिस्ट सो रहा था और आपको उसको सपना आया कि भारत की जलवायु को 3 भागों में बांट दो, एक उष्ण, एक उपोष्ण और एक शीतोष्ण, और सुबह उठ के उसने कहा कि भारत में 3 प्रकार की जलवायु है, ये लो तीनों, बात खत्म। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। फिर हाँ जी, जहां पर तापमान कम रहता है, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में उमस ज्यादा रहती है और शुष्क ज्यादा है। कुछ कुछ हद तक सचिन ने ठीक कोशिश की है बताने की। इसको वर्गीकृत करने के 2 आधार है, एक तो होता है तापमान, क्या होता है, एक होती है आर्द्रता, क्या होता है, आर्द्रता। यानी ऐसी जगह जहां का तापमान भी ज्यादा हो और आर्द्रता भी ज्यादा हो, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्या बोलते हैं उसको। ऐसी जगह जहां का तापमान तो बहुत हो लेकिन आर्द्रता वहां की क्या हो, कम, उसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, क्या बोलते हैं। ऐसी जगह जहां का तापमान कम हो किंतु आर्द्रता बहुत हो, उसको बोलते हैं शीतोष्ण, क्या बोलते हैं। अगर ट्रॉपिकल की बात करें तो जो साउथ इंडिया है, कौन सा इंडिया है, साउथ इंडिया का मतलब दक्षिणी भारत, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अरे दक्षिणी भारत के अंदर जलवायु कौन सी होती है, कौन सी है, याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर कौन सी जलवायु होती है, जम्मू एंड कश्मीर लेह लद्दाख में कौन सी जलवायु है, शीतोष्ण, कौन सी है, शीतोष्ण। और सब ट्रॉपिकल की बात करें तो ये आ जाती है राजस्थान में, अपने रंगीले राजस्थान की जलवायु कौन सी है, देखा जाए तो दिल्ली के अंदर, कहाँ की, देखा जाए तो पंजाब के अंदर, देखा जाए तो हरियाणा के अंदर, या फिर कह सकते हैं इनको दक्षिण, सॉरी उत्तरी भारत, कहाँ कह सकते हैं इसको, या उत्तरी भी नहीं कहो तो उत्तरी पश्चिमी भारत, कौन सा, उत्तरी पश्चिमी भारत, यानी उत्तर में और पश्चिम का जो पार्ट है वहां की जलवायु कौन सी है, सब ट्रॉपिकल, कौन सी जलवायु है। दक्षिणी भारत में कौन सी है, कौन सी है, हाँ जी, कौन सी है, यानी दक्षिणी भारत, और बात करें तो महाराष्ट्र तक कैसी जलवायु है। और इस ट्रॉपिकल जलवायु का जो संस्थान है वो कहाँ है, कहाँ है, अरे कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। कब बना, क्या आप समझ में आ गई बात एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। ये तो हो गया इंडियन मेट्रोलॉजिकल। एक होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है क्या इसका, सुना है इसका नाम, क्या नाम है पूरा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुन रखा है। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी जिनेवा में, कहाँ हुई थी, और जिनेवा कहाँ है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड एग्रीकल्चर में किसके लिए फेमस है, वैसे देखा जाए तो स्विट्जरलैंड में एक बैंक है जो ब्लैक मनी को रखता है, स्विस बैंक, नाम सुना होगा आपने बहुत बार, है ना। जितने भी पैसे वाले होते हैं धनाढ़ लोग अपना पूंजी वहां ले जाके रख देते हैं, और यहाँ पर जो बैंक है ना वो किसी सरकार को उसकी जानकारी देता ही नहीं है, समझ रहे मेरे बात। मोदी जी ने कहा था ना 15 लाख लाऊंगा, आज तक तो आए नहीं, पर कोई बात नहीं, वो इसी बैंक की बात थी, यहीं से लाने की बात थी वो पैसे, पर आज तक नहीं आए। दूसरी बात,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो स्विट्जरलैंड में आपको पता हो तो गाय की एक बहुत फेमस नस्ल है जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती है। कौन सी है? ब्राउन स्विस। कौन सी है? वो भी यहीं की, ध्यान रखना। कहां से? स्विट्जरलैंड, जिनेवा की। कहां की है? जिनेवा। याद रख लोगे। स्थापना कब हुई थी? 1950। नाम क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई? क्लियर है आपको? कोई दिक्कत है इसमें? बहुत बढ़िया। वैसे तो तुम होशियार हो, दिक्कत नहीं होगी मुझे पता है, फिर भी पूछना मेरा धर्म है जिसकी पूर्ति मैं कर रहा हूँ। और क्या कह रहे हैं? हाँ, विकास यादव कह रहा है जिनेवा में। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी को भाई नमस्कार। देखो ध्यान दो, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जब हमने कल परिभाषाएं पढ़ी थी ना, तो एक चीज देखी होगी, हमने एक वायुमंडल शब्द का उपयोग किया था। किया था कि नहीं किया था? अरे वायुमंडल का उपयोग किया था कि नहीं किया था? इसको बोलते हैं एटमॉस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यानी इस एटमॉस्फेयर के लिए हमने तीन चार, एक बार बहुत जगह आपको याद हो लिखा था अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को। कहा था कि नहीं कहा था? यानी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वायुमंडल। उसमें दूसरे में जलवायु में हमने कहा दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था हम लोगों ने। इसका मतलब ये वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजी में। सबसे पहले समझो वायुमंडल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हम एक बार के लिए कि ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। ये तो क्या है? हमारी प्यारी। और इस पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का एक आवरण पाया जाता है। किसका आवरण है ये? किसका आवरण है ये? गैसों का आवरण होता है। और इसी आवरण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसी को? देखो, ये पृथ्वी की सतह है। यहां से हम ऊपर जाते हैं तो आपने सुना होगा कि गैसों की मात्रा कम होती जाती है। सुना है? सुना है कि नहीं सुना? वायुमंडल के लिए हमने साफ कहा है कि गैसों के आवरण को कह देंगे, यानी गैसें समाप्त हुई तो वायुमंडल भी क्या हो जाएगा? जब तक गैसें हैं तब तक वायुमंडल मानेंगे, जहां गैसें समाप्त यानी वायुमंडल भी क्या हो जाएगा? इस बात को मानते हो नहीं मानते हो? मानते होगा तुम लोग। इसका मतलब ये हुआ कि क्या अगर हम यहां से स्टार्ट करें चलना, तो क्या एक बिंदु ऐसा आएगा क्या जहां जाने के बाद हम यूं कहेंगे कि सर पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो गया? आएगा क्या? और आएगा तो कितने ही ऊपर जाने पर आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कहीं चांद तक चले जाए वो जगह ही नहीं आए, ऐसा थोड़ी होगा। तो वो कितनी ऊंचाई पर आएगा? कितने पर है? 1600 किलोमीटर पर आ जाता है। कितने किलोमीटर पर? यानी अगर आप सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हो तो वहां जाने के बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की अंतिम सीमा है वो। क्या है पृथ्वी की? कितने किलोमीटर पर? कुल मिलाकर पहली बात तो यह आ जाती है कि सर वायुमंडल किसको बोलेंगे। तो अब देखो, वायुमंडल में हमने एक शब्द उपयोग किया है गैसों का आवरण। किसका आवरण? गैसों का मतलब होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर जैसे अपन बात करें तो आर्गन, या फिर जैसे कोई भी गैस ले लो आप लोगों का जो मन करे, CO2, कोई भी गैस ले लो। अब मुझे ये बताओ, जब आप लोग श्वास लेते हो, नाक से लेते हो ना श्वास को, तो नाक से सूंघते भी हो? सूंघते हो ना? तो जब आप लोग श्वास लेते हो ऐसा पता चलता है कि सर इससे तो नाइट्रोजन गई और इससे ऑक्सीजन गई है। पता चलता है क्या? सर नाइट्रोजन देखो इस वाले नाक से गई है क्योंकि हमने सूंघ लिया, ऐसा पता होता है क्या? यानी कि सर गैसों में एक तो स्मेल नहीं आती है, यानी गंध नहीं आती है। क्या नहीं आती है? पहली बात तो होगी गैसें कैसी होती है? गंधहीन। फिर जैसे मान लो आप मुंह से सांस ले रहे हो, पता चला सर अब की बार तो ऑक्सीजन खाई है मैंने। क्यों? क्योंकि सर खट्टा खट्टा लग रहा है थोड़ा, ऐसा पता चलता है क्या? यानी सर स्वाद भी नहीं आता गैसों में। या फिर आपको ऐसा पता चलता है कि सर देखो देखो ऑक्सीजन जा रही है जा रही है, और नाइट्रोजन देखो देखो आ रही है। चलता है क्या पता? यानी दिखती भी नहीं है। कहने का मतलब गैसों के लिए तीन शब्द हो गए सर, दिखती नहीं है, सूंघ नहीं सकते, और स्वाद भी नहीं है। यानी गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है। कैसी है? अगर ऐसी गैसों का जो चारों तरफ आवरण है उसी को क्या बोलते हैं? यानी हम कह देंगे पृथ्वी के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? पृथ्वी के चारों तरफ गैसों के स्वादहीन, या कह देंगे गंधहीन व रंगहीन आवरण को क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं आवरण को? सर इसको हम कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं? तो पहली बात तो सबको क्लियर हुई कि नहीं, वायुमंडल क्या कहते हैं? एकदम एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? दूसरी बात समझना, देखो यानी इसके अंदर बहुत सारी गैसें होती है, उनके गुण लिख दिए हमने कि ना स्वाद आता है, ना गंध आती है, ना रंग है। ऐसी गैसों का एक आवरण है पृथ्वी के चारों तरफ, उसको वायुमंडल कहते हैं।
दूसरी बात हमने कह दी कि सर वायुमंडल की ऊपरी सीमा क्या होती है? अरे क्या होती है ऊपरी सीमा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, डायग्राम बना बना के कर दूं क्या इसको खत्म, या ऐसे लिखूं? लिखना ही पड़ेगा। जैसे डायग्राम बना दिया 1600 किलोमीटर लिख दिया, तो इतनी बात लिखने की कहां जरूरत है? आपको भी समझ में आ रहा है ये ऊपरी सीमा है, 1600 किलोमीटर खत्म पर हो गई। नहीं चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे चले वैसे चला लो, है ना। तुम्हारे चलनी चाहिए, मेरे चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके चल रही है, अब तो चल रही है ना, ठीक है मान लिया। दूसरी बात समझो, अब देखो क्या होता है कि अगर हम इस वायुमंडल की बात करें तो इसकी सतह से हम यहां से चलना स्टार्ट करें ना, यहां से, और जब हम पहुंच जाए 40 किलोमीटर ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर पर, यानी यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और हम पहुंच गए 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए? तो 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर हम देखते हैं कि सर इस पूरे वायुमंडल में मान लो 100% गैसें थी। कितने परसेंट गैसें थी? तो याद रखना 40 किलोमीटर पर पहुंचते पहुंचते 99% गैसें तो हो गई है खत्म। क्या हो गई है? ऊपर केवल कितनी बची है? यानी 99% तो यहाँ रहेगी, यहाँ कितनी रहती है? एक। यानी कि 40 से लेकर 1600 किलोमीटर तक कितनी कम गैसें रहती है। समझ में आ गई मेरी बात? यानी ऊपर वाला वायुमंडल तो नाम मात्र का वायुमंडल है, वायुमंडल तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर समाप्त है। कितने किलोमीटर पर है? 40 किलोमीटर जाते जाते हमारी पृथ्वी का वायुमंडल लगभग, जिसमें हम कहें कि गैसें पाई जाती है, वो तो समाप्त है। ऊपर तो फिर भले आप थोड़े से मान लो ऑक्सीजन का एक कण 1600 किलोमीटर पर मिल गया तो हमने कह दिया वायुमंडल 1600 तक है। समझ में आ गई मेरी बात? तो पर सीमा ध्यान रखना, ऊपरी सीमा कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। तो क्या मैं ये बात लिख दूं क्या कि 40 किलोमीटर तक 99% गैस से क्या हो जाती है? अरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या ये बात गलत है क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन अब की बार ही जेईटी के एग्जाम में पूछा था, याद हो आपको तो? पूछा था, देखा पेपर किसी ने? पूछा था। ध्यान रखना कि 99% गैसें कितने किलोमीटर तक समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन था 40, 50, 60 या 18, और ऑप्शन क्या है आंसर? 40 किलोमीटर तक। समझ में आ गई मेरी बात? आगे बढ़े क्या? अब देखो, इस वायुमंडल की अगर हम बात करें, किस वाले की? इसी की बात करें, तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये तो रही हमारी प्यारी पृथ्वी, और प्यारी पृथ्वी के ऊपर बात करें तो ये क्या रहा पृथ्वी का? वायुमंडल। ये क्या रहा पृथ्वी का? ये बात करते हैं पृथ्वी की सतह से चलते हैं। कहां से चलते हैं? देखो, हमने पृथ्वी की सतह से चलना स्टार्ट किया तो देखो यहां पहुंचते पहुंचते कितने किलोमीटर का मामला हो गया? इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है ना। अब जैसे आपको पता हो तो क्या है, पृथ्वी पर जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं ना, तो कभी तापमान बढ़ता है, कभी घटता है, कभी फिर बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ऐसा मामला चलता रहता है। तो हमने क्या किया कि तापमान के आधार पर, किसके आधार पर, यानी आधार किसको माना? तापमान के आधार पर हमने क्या किया, वायुमंडल को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? अब 4 भाग क्यों बनाए वो भी समझना। जब हमने पृथ्वी की सतह से चलना स्टार्ट किया, हमने क्या किया, हमने पृथ्वी की सतह जैसे मान लो यहां से चले, तो सबसे पहले हम जैसे जैसे ऊपर गए तो तापमान घट रहा था। तापमान क्या हो रहा था? यानी सर यहां तक जब हम गए थे तो यहां तक तो तापमान को हमने देखा कि वो घट ही रहा था। क्या हो रहा था? ऐसे मान लो इसको एक बार के लिए कि यहाँ तो है तापमान, जैसे मान लो यहाँ तापमान ज्यादा था और यहाँ तापमान कम है। यहाँ क्या है? तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे ग्राफ कहाँ जा रहा है? कम की तरफ जा रहा है। समझ गए? यहाँ पहुंचने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो इस बिंदु के बाद में हमको अचानक से तापमान वापस से बढ़ता हुआ दिखा। कैसे दिखा? इसका मतलब यहां तक ये तापमान बढ़ता है। कहां तक बढ़ता रहता है? यानी सर ये दूसरी परत हो गई, हुई कि नहीं हुई? इसके ऊपर गए तो हमने देखा कि सर अब यहाँ के बाद तापमान वापस से घटने लग गया। क्या करने लग गया तापमान? अरे यहाँ के बाद तापमान वापस से क्या कर रहा है? तो हमने कह दिया कि सर ये वाली तीसरी परत हो गई। ये वाली कौन सी परत हो गई? और इसके बाद हमने देखा कि सर यहां से यहां जाते हैं तो तापमान वापस से बढ़ गया। यानी जब बढ़ा तो एक परत, घटा तो दूसरी, बढ़ा तो तीसरी, और घटा तो अगली। ऐसे हमने तापमान के आधार पर वायुमंडल को कितने भागों में बांट दिया? हमने कहा कि वायुमंडल जो है इसमें कुल 4 परतें हैं। कितनी परतें हैं? 4 परतें हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? देखो ध्यान देना, सबसे बाहर ही बाहर जो परत है ना, जो सबके बाहर दिख रही है आपको, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। यानी सबसे पहले ये वाली परत है कि नहीं? यही है ना। इसको हमने नाम दे दिया तापमंडल। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया इसको?
ताप मंडल हमने इसको नाम में दे दिया। फिर हमने क्या किया, सर इससे नीचे वाले का दो। जब इसके अंदर पहुंचे तो इसको हमने नाम दे दिया, ध्यान रखना, ताप मंडल की जस्ट नीचे वाले को दे दिया हमने मध्य मंडल। क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? इससे जस्ट नीचे वाली परत को हमने नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया समताप मंडल। क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको? समताप मंडल। और जो सबसे नीचे वाली परत है उसको नाम दे दिया हमने शोभ मंडल। क्या नाम दे दिया, क्या नाम दिया हमने? शोभ मंडल। इंग्लिश के नाम भी याद रख लो, थोड़े बहुत तो जरूरी है, ज्यादा तो नहीं है, पर थोड़े थोड़े ध्यान रखना। शोभ मंडल की बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपोस्फियर। समताप की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। इसको बोलते हैं मीजोस्फियर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं थर्मोताप। का मतलब होता है थर्मो, तो नाम क्या दे दिया? थर्मो। क्या नाम दे दिया? थर्मो। क्या यहाँ तक की बात किसी बालक या बालिका को समझ में नहीं आई क्या? अरे नहीं आई क्या किसी को समझ में? सबको ही आ गई? कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं आई, सबको आ गई। बहुत होशियार हो यार तुम तो, वाकई इतने होशियार हो गए तो फिर हमारे जैसे मास्टरों की जरूरत कहाँ पड़ेगी रे, तुम तो एक ही बार में सारी बात समझ लोगे। देखो यहां से बात करें तो अगर बात करते तापमान घटता रहता है 18 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? कितने किलोमीटर तक घटता रहता है? जब हम 18 किलोमीटर तक गए तब तक तो तापमान घट रहा था। क्या हो रहा था? और यहाँ 18 के बाद क्या होने लग गया, यानी ये बढ़ता रहा 50 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? और फिर हमने देखा कि सर वापस से 50 के बाद घटने लग गया और सर ये 80 किलोमीटर तक घटता रहा। कितने किलोमीटर तक? और फिर हमने देखा 80 के बाद वापस बढ़ने लग गया और हमें पता है 1600 पर तो मामला खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कोई आपको नींद में भी ये पूछ ले कि शोभ मंडल की मोटाई कितनी हो, तो आप कहोगे सर 0 से 18 कितनी है? अब 0 तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो आप भी जानते हो। क्या हो सकती है क्या 0? ऐसे थोड़ी है कि सौर मंडल पृथ्वी की सतह पर ही समाप्त हो गया, यानी इसकी कुछ कम से कम मोटाई भी होगी कुछ, तो 8 किलोमीटर। कितनी है? यानी इसकी मोटाई औसतन बात करें तो लगभग लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है, जिसकी रेंज है 8 से लेकर 18 के आसपास ही चलती रहती है मामला। सर ये इसकी कहां से 18 से लेकर 50 तक ये रहता है, 50 से 80 तक वो रहता है, और सबसे ऊपर कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? तापमंडल। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत नहीं है? हाँ अरे तो बेटा थोड़ी सी ठंड रख रहे तू, थोड़ी देर देखेगी तब आयन मंडल आएगा ना। सर सबसे ज्यादा गैस कौन से मंडल में होती है? हाँ एक बच्चा पूछ रहा है सर सबसे ज्यादा गैस कौन से मंडल में होती है? ये क्या हो रहा है, मधुमक्खी खेल दिखा रही है क्या? सबसे ज्यादा गैस कौन से मंडल में होती है? तो समझ लो 85% गैस होती है इसके अकेले के अंदर। किसके अंदर? शोभ मंडल में। पूरे वायुमंडल की 85% गैस किसमें होती है? बहुत बढ़िया, याद रख लोगे इस बात को। क्या नाम है, किसने पूछा ये? हाँ तो विकास जी, सबसे ज्यादा गैसें कौन से मंडल में है? शोभ मंडल में। पूरे वायुमंडल की 85% किसमें है? शोभ में। 40 पर जाओगे तो कितनी खत्म हो जाएगी? 99%। बाकी कहाँ है? ऊपर है। समझ में आ गई बात? अब देखो याद रखना, 25 किलोमीटर पर जाते हैं ना जब हम, कितने किलोमीटर पर जाते हैं? जब हम लोग घूमते फिरते पहुंच जाते हैं 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी यहां से आ जाएगा 25, आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर याद रखना सबसे ज्यादा सांद्रता होती है एक गैस जिसका नाम है ओजोन। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? यानी ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर होता है 25। यहाँ पर कितना है? यहाँ हम बात कर रहे हैं 25 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? और यहाँ पर एक गैस पाई जाती है जिस गैस का नाम होता है ओजोन। क्या नाम होता है? ओजोन की एक निश्चित परत होती है जो पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई है, इसीलिए उस ओजोन वाली जो परत होती है ना उसको बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन गैस से बनी हुई परत को क्या बोलते हैं? और इसी को बोल देते हैं ओजोन स्फीयर। क्या बोल देते हैं इसी को? या हिंदी में इसी को बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसी को? क्वेश्चन आता है ओजोन मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? कितनी ऊंचाई पर है? याद रख लोगे क्या? ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है?
O3। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 है तो ऑक्सीजन है, और O3 है तो क्या है? ओजोन। क्या है? ये पृथ्वी के सबसे बाहर वाला जो मंडल है जिसको बोलते हैं ताप मंडल। क्या बोलते हैं इसको? इस ताप मंडल की भी दो परतें होती है। कितनी परतें होती है? इसकी भी दो परतें होती है, ध्यान रखना। दो परतें कौन कौन सी होती है समझा देता हूं। यानी कि 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 80 से लेकर जब आप जाओगे 300 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक जाओगे? तो यहां इस वाली जो परत होती है ना, ये वाली, इस वाली परत के अंदर गैसें आयनों के रूप में होती है। जैसे ऑक्सीजन तो होती है O2। कैसे होती है? लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो O-2 इस रूप में होता है। ये आयन है। ये तो कौन सा? आयनिक रूप, और ये है गैस वाला रूप। समझ में आ गई मेरी बात? तो यहाँ इस वाले भाग में सारी की सारी गैसें आयनों के रूप में होती है। किस रूप में रहती है? अरे किस रूप में होती है? यानी ध्यान रखना, इस वाली परत के अंदर जो गैसें होती है वो किस रूप में रहती हैं? यानी गैसें रहती है आयनों के रूप में। इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया आयन मंडल। क्या नाम दे दिया? इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आयनोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? और याद रखना, आयन मंडल में क्या होता है? गैसें आयनों के रूप में रहती है। किस रूप में? गैसें जो होती है वो किसके रूप में रहती है? आयनों के रूप में पाई जाती है। तो आयन रूप में है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? आयन मंडल। और इस बाहर वाली परत को बोल देते हैं बाह्य मंडल। क्या बोल देते हैं इसको? बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोल देते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोल देते हैं इसको? इसको बोल देते हैं एक्सोस्फीयर। क्या मामला सेट है? क्या कोई दिक्कत है इसमें? इतनी सी भी नहीं है ना दिक्कत? याद रख लोगे कि नहीं रखोगे? तो मंडल 4 है। बहुत सारी किताबों में 5 दे रखे हैं। बाह्य मंडल का एक नाम और डाल रखा है, लेकिन याद रखना वास्तव में कितने हैं। और अगर आपको क्वेश्चन पूछे ना पृथ्वी पर मंडल कितने हैं, तो संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी है? 4 मंडल है पृथ्वी पर। 5 है? 4 है? अरे पृथ्वी पर मंडल तो 3 ही है। कितने हैं? पृथ्वी के ऊपर अगर आपको ये पूछ ले कितने मंडल पाए जाते हैं तो संख्या कितनी है? एक होता है जल मंडल। क्या होता है? एक होता है वायुमंडल। क्या होता है? एक होता है थल मंडल। क्या होता है? और इसी वायुमंडल के अंदर 4 परतें होती है। कितनी परतें होती हैं? और याद रखना, ये 4 परतें मंडल नहीं है, ये वायुमंडल की 4 परतें। ध्यान रखना। अब कोई पूछे मंडल कितने पृथ्वी पर, तो 3। और वायुमंडल में कितनी परतें हैं? किताबें 5 बताती है, फिर 5 नहीं मानना है। हाँ जी सर। क्या टेस्ट? टेस्ट का आपका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे का। और सारे आ जाना। हाँ, एक चीज हमने डिसाइड की है, जो बच्चे टेस्ट देने नहीं आएंगे ना, पर टेस्ट उसके 20 रुपए का फाइन रहेगा। कारण बता देता हूँ क्यों। एक टेस्ट में कम से कम 6 पेज होते हैं। एक पेज की फोटोकॉपी के 2 रुपए लगते हैं। तो अगर आप नहीं आते हो तो इंस्टीट्यूट की वो कॉपी वेस्ट जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमें 2 रुपए के हिसाब से 10-12 रुपए का हर टेस्ट में लॉस होता है। हम लोग ऐसे तो है नहीं कि बड़े VIP आदमी हैं जो पैसे ऐसे हैं बिल्कुल रूम भरे हुए हैं, बोरियों में पड़े हैं। तो भाई कोई बात नहीं, 100-200 लग जाएंगे। तो आगे से ध्यान रखोगे कि नहीं? आपको मंजूर है कि नहीं? नहीं मंजूर है तो आज ही कह जाना, सर हम टेस्ट देने नहीं आएंगे। तो फालतू में पेपर क्यों निकलवाएं? सही बात है ना। संस्था में 200 बच्चे सुपरवाइजर में पढ़ते हैं, 200 पेपर निकलते हैं। आप सोच के देखो, एक पेपर के 10 रुपए भी लगते हैं और 100 बच्चे नहीं है तो कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए? अरे कितने रुपए हो गए? 100 को 10 से गुणा किया तो कितने आए? 1000 रुपए। मामूली बात है क्या? बहुत सारे बच्चों के मुंह से मैंने एक बात सुनी है कि सर 20 रुपए आने के और 20 रुपए जाने के 40 रुपए किराया लग जाता है। हम बावड़े हैं क्या जो टेस्ट देने आएंगे? मैं उनसे ये पूछता हूँ, आपने 7-8 हजार रुपए फीस दी है, आप वाकई बावड़े हो, आपको देनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों दिया आपने? जरूरी था कि सुपरवाइजर कोचिंग करना? बिल्कुल जरूरी नहीं था। आप आराम से घर पे आराम करते और 8 हजार रुपए का काजू किशमिश बादाम लाके खाते तो शरीर में कुछ काम आता। आता कि नहीं आता? आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो 8 हजार रुपए दे दिया और अब कह रहा टेस्ट नहीं दूंगा? समझ रहे मेरी बात? समझ गए सारे जो कहना चाह रहा हूं? तो पहली बात तो ये, आपके एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं, तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि 20-20 रुपए का लालच नहीं देखना चाहिए आपको टेस्ट देने।
देने के लिए आना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट में बैठोगे तो गलत करोगे तो दिमाग में थोड़ा तो झंझनाट आएगा कि यार मेरे गलत क्यों हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं। और फिर भी किसी को लगने लगे कि सर मैं क्या करूं, मैं बैठता हूं टेस्ट देने या बैठती हूं टेस्ट देने, तो मैं देखती हूं कि करती हूं 5 गलत और हो जाते हैं 25 गलत। यानी सवाल करती हूँ मैं, जैसे मान लो 20-25 करती हूँ, उनमें भी सर आधे गलत हो जाते हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रही, मैं तो बावड़ी हो रही हूँ। तो ऐसा किसी के साथ हो तो उसका समाधान भी बहुत है, आप अपने रेफरेंस टीचर से बैठ के कंसल्ट करोगे तो आपको रास्ता जरूर बताएंगे कि बेटा नेगेटिव मार्किंग इसके भी तरीके आते हैं। आपको नहीं पता तुक्का मारने का भी तरीका आता है? आपको पता हो तो तुक्का मारने का भी तरीका होता है, और तुक्का मारे बिना सिलेक्शन भी नहीं होता है, ये भी बता देता हूँ। सिलेक्शन उसी का होता है जो तुक्का मारता है, और तुक्का मारने का भी एक बहुत साइंटिफिक तरीका होता है, अगर वैसे तुक्का मारोगे तो आप सक्सेस हो। उसी तरीके से आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग को कम करने का भी तरीका होता है। अब आपको ये नहीं पता कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है नहीं हो रही, इसका मतलब समाधान तो बहुत दूर की बात है, पहले समस्या तो खोजो, और समस्या तब खोएगी जब आप टेस्ट दोगे। हाँ जी, माइनस मार्किंग होती है। हाँ तो समाधान दे देंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे बहुत आसान है माइनस मार्किंग को रोकने का यार, इतना आसान है, बताऊंगा कभी, है ना, आज नहीं बताएंगे। देखो, माइनस मार्किंग के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कंफ्यूजन। क्या कारण होता है? सवाल उठाते ही लगता है कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर, और गलत हो जाता है। या फिर कारण होता है कि आगे 50 सवाल आ रहे हैं, अरे यार मेरी इज्जत के 4 चांद लग जाएंगे, किसी को क्या जवाब दूंगी, मैंने 50 क्वेश्चन नहीं किए हैं। और फटाक से रानी लक्ष्मीबाई पेन उठाती है और 20 घोड़े और भर देती है, और फिर कहती है नेगेटिव मार्किंग। अरे तो देवी 50 आ रहे तो वहीं रुक जाती, जरूरी थोड़ी है 70 ही करें। तो पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना चाहिए पेपर के अंदर कि पेपर का लेवल क्या है। अगर पेपर का लेवल आप नहीं समझ पाते, उसका मतलब आप नेगेटिव मार्किंग करोगे, चाहे वो होशियार है चाहे वो कमजोर है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर ऐसा है जिसका लेवल बहुत हार्ड है, और बच्चों को याद है सुपरवाइजर की पिछली रैंक कम से कम 78 क्वेश्चनों पर गई थी, तो मेरे को 78 तो करना ही है। साइकोलॉजी यही रहती है कि कम से कम 70-80 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, यही सोचते हो। अरे पेपर हार्ड हो जाएगा तो क्या फिर 78 क्वेश्चन कर लोगे क्या? यानी पहली इंपॉर्टेंट चीज नेगेटिव मार्किंग के लिए जो है वो ये है कि आपको पेपर के लेवल को भांप लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है पेपर हार्ड है तो मतलब आप अपने लेवल पे क्वेश्चन कीजिए, और इजी लगता है तो आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। समझ में आई? दूसरी बात, जो कंफ्यूजन की वजह से गलत होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है आपका रिवीजन नहीं कर पाना। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और आपके दो ऑप्शन है, दोनों के दोनों आपको सही लग रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपने पढ़ाई की तो सिर्फ आपने देख के हाँ ये भी हो गया, ये मुझे आता है, ये भी हो गया, ये भी मुझे आता है, ये इस तरह से पढ़ाई की, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो मेन एग्जाम के अंदर। तो सर इसका क्या तरीका है? इसका तरीका यह है कि जब आप टेस्ट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको एक पैटर्न रखना चाहिए कि मुझे पढ़ना कैसा है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक पेज पर ये टॉपिक था, मान लीजिए मौसम और जलवायु। क्या है? मौसम और जलवायु। आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपने फटाफट 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 उसको पढ़ लिया। तो एक तो होता है पढ़ना, एक होता है बांचना। जानते हो क्या फर्क बांचना और पढ़ना? नहीं जानते? एक तो बहुत आसान सी शब्द होता है जिसको बोलते हैं पढ़ना। क्या बोलते हैं? एक होता है बाचना। बाचना का मतलब होता है कि आप किताब उठाओ, दनादन 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 पढ़ के रख दो, आपको पूछ ले कुछ बता सकते हो क्या आप? और एक होता है पढ़ना। पढ़ना का मतलब होता है आपने अपनी नोटबुक उठाई, पहला पेज पूरा पढ़ा, फिर सोचा इसमें काम की बातें ये है, पूरा टॉपिक होने के बाद कॉपी को बंद किया और आप सोच रहे हो कि अच्छा मौसम इसे कहते हैं, जलवायु इसे कहते हैं, ये दो संस्थान थे, अच्छा ठीक है वायुमंडल इसको बोलते हैं, वायुमंडल की 4 परतें, इनका नाम ये है, इसकी ऊंचाई यहाँ तक होती है, इसमें सबसे ज्यादा गैसें हैं, इसमें सबसे ज्यादा कम है। फिर अचानक से पता चला कि यार ये शोभ मंडल क्या होता है, उठाओ नोटबुक वापस देखो, शोभ मंडल ये होता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो अगर आपने ऐसे किया तब तो आपको पता चल गया कि मैंने क्या क्या चीजें भूल गया, मैं आपको फटाक से लगेगा, आपका वापस से ध्यान पर्टिकुलर उसी जगह जाएगा और वो आपको याद हो जाएगा। और अगर आपने सिर्फ नोटबुक को बांचा है ना, तो फिर बांचते रहना अगले साल तक आराम से, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। समझ गए मेरी बात? और भी बहुत सारे तरीके हैं नेगेटिव मार्किंग को कम करने के, बताएंगे कभी फुर्सत से। ये छोटी सी झलक है बस। ये क्या है? छोटी सी। तो जब भी किसी टॉपिक का रिवीजन करो तो ध्यान रखना टॉपिक खत्म होने के बाद एक बार माइंड में उसको रिवाइज कर देना। एक बार करने का मतलब नोटबुक बंद, 15 मिनट, अरे 15 मिनट लगती है, कितनी मिनट लगती है? कितना ही बड़ा टॉपिक हो, 15 मिनट में आप अपने माइंड से एकदम उसको निकाल सकते हो
कि ये डेफिनेशन है, ये इसके एलिमेंट है, इसको ये बोलते हैं, इतनी ऊंचाई है, इतनी परतें हैं, ये हो गया, वर्षा क्या होती है, तापमान क्या होता है, सौर विकिरण क्या होता है, या फिर जैसे विंड हवा क्या होती है, या इसको किससे मापते हैं, ये सारी चीजें 15 मिनट में निकाल दोगे, हो गया काम। और ऐसे आप अगर पेज पलटते रहोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आप कंफ्यूज कहाँ होते, सीधा पेपर में पता चलेगा और उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास, ठीक है। और ऑप्शन काटना भी सीखो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, तो अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर ली होती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि सर इन 2 का तो कोई वास्ता ही नहीं है, सर ये 2 तो पक्का नहीं आएंगे, ये तो मुझे पता है कि नहीं। बच्चे कितने हैं, यही तो कंफ्यूज कर रहे हैं। और अगर आप मैंने जो तरीका बताया वो अपनाते हो तो कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली ये भी देखना नहीं पड़ेगा कौन से 4 हैं, बस कर दो, खत्म कहानी। क्लियर है? अरे मामला क्लियर है क्या? सबका क्लियर है? चले आगे। ये बात किसको समझनी? हाँ नहीं, ये टॉप सीक्रेट है, ऐसे थोड़ी बताएंगे। मैं अपनी सक्सेस का एक बहुत बड़ा क्रेडिट तुक्केबाजी को देता हूं। और तुक्केबाजी एक आर्ट है, ये कला है, ये क्या है? यानी कि तुक्का मारने को तो सारे ही मारते हैं, लेकिन आप सोचो एक बार तुक्का लग जाए, 2 बार लग जाए, बार बार थोड़ी लगता है। अगर कोई आदमी अपने जीवन में 20 बार परीक्षा दे और 20 बार के लिए यूं कहे कि 20 के 20 बार मैंने तुक्का मारा और सफल है, इसका मतलब उसके तुक्केबाजी में कोई तो कला है कि नहीं? तो तुक्केबाजी एक बहुत बड़ी कला है। और अगर सक्सेसफुल लोगों से आप पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि मैंने यार लास्ट में आते आते 6 क्वेश्चन तुक्के मारे थे और 4 सही थे मेरे, और सिलेक्शन हो जाता है। बताएंगे कभी डिटेल्स, है ना, ये बड़ा टॉपिक है। अरे ये बड़ा टॉपिक है बेटा, अरे ये बड़ा टॉपिक है, अरे छोड़ो। तो पहले तो ये बताओ यहां तक की बात किसको समझ नहीं आई? मैं पूछ रहा हूं यहां तक की बात किसको समझ नहीं आई? सबको आ गई क्या? अब मुझे ये बताओ कि एक तरीका तो ये है कि मैं ये चारों मंडलों को एक डायग्राम बनाऊं और छोटा छोटा लिख दूं किसमें से क्या क्वेश्चन आता है। और एक तरीका ये रहता है कि आपको मैं पहले लिखाऊं शोभ मंडल और ये 10 क्वेश्चन है या 5 लाइनें लिखूं, फिर दूसरा मंडल, फिर तीसरा मंडल, यानी एक तो पढ़ा दूं डायग्राम में, एक पढ़ा दूं लाइनें थ्योरेटिकल। कैसे पढ़ोगे? पढ़ा दूं डायग्राम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बता देता हूं शोभ मंडल और समताप मंडल, जैसे ये तो रहा, यहां तक तो कौन सा मंडल है, यहां तक तो, और यहां से कौन सा स्टार्ट हो जाता है? इन दोनों के बीच में जो परत होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोपाज। यानी समताप और शोभ मंडल के मिलने वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, तुम्हारी इच्छा है डायग्राम से, तो ये लो डायग्राम। यानी हम स्टार्ट करते हैं यहां से, मामला 1600 किलोमीटर की तरफ जाते हैं। कहां जाते हैं? 1600 किलोमीटर की। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं परतों की। यानी मान लेते हैं वायुमंडल की एक परत तो ये रही, मान लेते हैं वायुमंडल की ये दूसरी परत स्टार्ट हो गई, ये तीसरी स्टार्ट हो गई, और ये मान लेते हैं चौथी स्टार्ट हो गई। ठीक है मेरी बात? एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली परत को क्या बोलते हैं, जो किससे स्टार्ट होगी है? 0 से। किससे स्टार्ट होगी? कितने तक जाएगी? फिर कितने तक जाएगी? फिर कितने तक जाएगी? कितने तक जाएगी? और फिर लास्ट में कितने तक जाएगी? कितने तक जाएगी? 1600। बहुत बढ़िया यार, तुमने तो याद भी कर लिया इतनी सी देर में। अच्छा, सबसे ऊपर वाली परत को तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये रहा ताप मंडल। अंदर लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, यहाँ लिख देता हूँ ताप मंडल। इसको क्या लिख देता हूँ? ये है ताप मंडल। क्या है ये कौन सा मंडल है? कौन सा मंडल है? कौन सा मंडल है? ये कौन सा मंडल है? कौन सा मंडल है? बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम तो। ये है समताप। ये कौन सा है? ये है समताप। समताप मंडल। ये कौन सा है? शोभ मंडल। याद रह जाएगा कि नहीं? इनके इंग्लिश के नाम पीछे लिखा दिए, काफी है कि यहाँ भी लिखाऊं?
बहुत है पीछे, पक्का? तो ये तो नहीं कहेगा ना सर एग्जाम में अंग्रेजी में पूछ लिया यार आपने हिंदी में लिखा है था, हम क्या करें बताओ आप। पहले बात करते हैं शॉब मंडल, किसकी बात करते हैं? ट्रोपोस्फीयर की। ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितने तक रहती है? लगभग 18 किलोमीटर। कितना मोटा रहता है? लगभग औसतन 16 से 18 किलोमीटर मोटा रहता है। कौन सा? शोभ मंडल। कौन सा होता है? पहली बात क्लियर है। इससे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है शोभ मंडल से, ध्यान रखना कि इसके अंदर तापमान घटता है बढ़ता है ऊंचाई के साथ? क्या होता है? यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या फर्क आता है? सर तापमान घटता है। सही बात है क्या? ये देखो तापमान घटा देता हूं, घट गया कि नहीं? घट गया कि नहीं घटा? अरे घट गया ना। ये लो तापमान बढ़ा देता हूं, बढ़ गया ना? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और घटा दूं क्या वापस से? अगले में वापस से क्या कर दो? और अंतिम में वापस से क्या कर दो? वापस से क्या कर दो? अरे सारा ही बढ़ रहा है ये तो। ये लो बढ़ा दिया। ये डायग्राम इस तरह से याद कर लेना कैसे बढ़ता घटता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया शोभ मंडल, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है, याद रह जाएगी। दूसरी बात कि जब जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, कौन सी घटनाएं? मौसम तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, तो याद रखना सभी मौसमी घटनाएं। कौन सी घटनाएं? सर ये मौसमी घटनाएं क्या होती है? सर मौसमी घटनाएं होती है बच्चों, ध्यान रखना, जैसे बादल। किसकी बात कर रहे हैं? जैसे बात करें आंधी, क्या? आंधी जानते हो क्या? आंधी तूफान। आंधी तूफान आसमान में नहीं आते, पृथ्वी सतह के पास पास ही रहते हैं, ये ध्यान रखना, इसी मंडल में खत्म हो जाते हैं। जैसे मान लो ओले गिर गए, क्या गिर गए? यानी ओले गिरने की घटना भी कहां समाप्त हो जाती है? यानी कि बादल आए, मान लो वर्षा आ गई, क्या आ रही है? वर्षा, बादल, या फिर मान लीजिए जितनी भी मौसमी घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, बादल, आंधी, ओले, वर्षा, तूफान, ये सारे किसमें हो रहे हैं? कौन से में हो गए? आपको पूछे बिजली कहाँ कड़कती है? बस जितनी भी मौसमी घटनाएं। ऊंचाई बढ़ने के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान में क्या आती है? क्या आती है? कमी आती है, जिसे लैप्स रेट कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध के अपनी झोपड़ी में जो खोपड़ी है उसमें रख लो, गांठ बांध के खुलनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। मेरे को उम्मीद है अब की बार सुपरवाइजर में ये पूछेगा लैप्स रेट कितनी होती है, या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान 6.5 डिग्री से घटता है उसको क्या कहते हैं? लैप्स रेट। ठीक है, एक तो हो गई लैप्स रेट, क्या हो गई? दूसरी एक और होती है जिसको बोलते हैं एडियोबाइटिक लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एडियो
एडियोबाइटिक लैप्स रेट। सर ये क्या होती है? ये होती है कि शुष्क हवाओं की वजह से, किसकी वजह से? तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है, यानी कि शुष्क हवाओं की लैप्स रेट है। ये किसकी है? अरे शुष्क हवाओं की लैप्स रेट कितनी है? शुष्क हवाओं की लैप्स रेट को बोलते हैं एडियोबाइटिक लैप्स रेट, और ये है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। कितनी है? ये कितनी थी सर? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। कौन सी है? लैप्स रेट। ज्यादा पूछा ये जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। रख लोगे कि नहीं रखोगे? पक्का। सर इसके ऊपर वाली परत का आपने एक नाम बताया था, वो क्या था? अरे बहुत आसान सा नाम है, ध्यान रख लेना, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके नाम को बोलते हैं, दोनों परतें जहां मिलती है उस परत के मिलने वाली सतह को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं उसको? यानी सौर मंडल की ऊपरी परत और समताप मंडल की निचली परत जहां मिल रही है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्लियर है मामला? नहीं है? याद रह जाएगी ये बात? ठीक है। इसके बाद दूसरे पर चलते हैं। कौन से पर चलते हैं? दूसरे पर, समताप मंडल पर। समताप मंडल जो है वो दूसरे नंबर की परत है। कौन से नंबर की परत है? जो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितने किलोमीटर तक है? कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? इस शोभ मंडल पे समताप मंडल जो होता है, अगर इसकी बात करें तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ पहला काम तो होगा कि तापमान बढ़ेगा। क्या होगा पहला काम तो? यानी सर जब जब ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगी? ऊंचाई बढ़ेगी, तो कहने का मतलब तापमान पर क्या प्रभाव आएगा? तापमान सर घटेगा। बबीता जाओ भाई। कौन है बबीता? जाओ। बहुत बढ़िया। तो गुस्सा आ गया क्या? ला मेरे को पानी पिला दे, गुस्सा आ गया तो। इसमें नहीं है। क्या हो गया? हाँ तो बढ़ा दो ना, तो घटा दिया तो मैंने यार, लिखा हुआ है ना, देखो ये शब्दों, तुम मेरे शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। बिल्कुल ही कदर नहीं कर रहे हो तुम तो यार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे रुक जाओ रे छोरो, ज्यादा खाने के लिए मिल गया क्या रे? ज्यादा खाने के लिए मिल गया क्या? तो फिर मैंने कहा चुपचाप, इसका मतलब चुपचाप होता है, समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, अब देखो। हाँ तो कहाँ गए थे हम लोग? हाँ तो इन्होंने कहा कि सर तापमान को आपने उल्टा कर दिया है, तो आप उल्टा कर लो। तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। पहली बात सही है। दूसरी बात, सर इसी के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यानी ओजोन गैस की परत होती है। किसकी परत होती है? इसी को बोलते हैं ओजोन परत। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं इसको? और ओजोन परत जो होती है इसकी ऊंचाई होती है 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर होती है? किसकी ऊंचाई है? ओजोन की। किसकी है? और इसी ओजोन की वजह से इसको बोलते हैं ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या है? ओजोन परत है। क्या है इसमें? कुल गैसों का 85%, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कुल गैसों का 85% भाग किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया, याद रह जाएगा। O3 की बात करें तो ये लगभग लगभग कितना है? O3 की ओजोन बात कर रहे हैं। अब याद रखना आगे, ये ओजोन परत जो होती है ना, इसका एक काम होता है, और वो काम आपको अच्छे से पता भी होगा। इसका काम होता है सूर्य से, कहां से? सूर्य से जो पराबैंगनी, किनकी बात कर रहा हूं मैं?
पराबैंगनी जो किरणें आती है उन किरणों का अवशोषण करना। क्या करना? यानी सूर्य से जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन आती है, पराबैंगनी को बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट। क्या बोलते हैं? उनका अवशोषण कौन करता है? ओजोन। कौन करता है? और ये हमें उन हानिकारक किरणों से बचाती है। कौन बचाती है? कौन बचाती है? इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। इस चीज में लेकर काफी अलग अलग मत है। काफी किताबें कहती है कि इन सब परतों में सबसे ज्यादा तापमान समताप मंडल का है, और कुछ कहती है कि ताप मंडल का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अलग अलग है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं इस बात को। पर मेरे हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर समताप मंडल माना जाएगा, कि सबसे गर्म अगर इन सब में माना जाए तो कौन सा है? समताप मंडल। आप किताबें पढ़ोगे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आपने पढ़ी भी होगी। आपने किसको पढ़ा है सबसे गर्म? ताप मंडल को पढ़ा होगा। किसको पढ़ा होगा? समताप को पढ़ाई आपने भी। बहुत बढ़िया, जो भी पढ़ा है। पर मेरा मानना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें आप लोगों को इसका आंसर क्या देना चाहिए? समताप ही देना चाहिए, कि सबसे गर्म मंडल यही है और सबसे ठंडा होता है मध्य मंडल। कौन सा होता है? मध्य मंडल। ध्यान रखना इसका। तो इसका मतलब हम एक ही बात कहेंगे यहाँ पर, और वो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सबसे गर्म मंडल है ये। सबसे क्या है? गर्म मंडल। कारण क्या होता है सबसे गर्म मंडल का, या मैं इसको गर्म क्यों मानता हूं? क्योंकि इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आती है उनका अवशोषण करती है, जिससे वहां का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? समझ में आई मेरी बात? यानी टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि वहां पर अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है वो सारी अवशोषित कर लेती है ओजोन, और टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। और याद रखना, पृथ्वी का टेम्परेचर अगर आज आप इन गैसों को हटा दो ना, तो कल आप बर्फ बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी? यानी कि आप लोग अभी गर्मी फील करते हो, आप लोग सर्दियों से बचते हो, तो ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो शोभ मंडल में जो गैसें हैं उन्हीं को जाता है। ध्यान रख लेना। क्यों? उसका कारण पढ़ाऊंगा। एक होता है ग्लोबल वार्मिंग या हरित ग्रह प्रभाव, क्या होता है उसमें समझाऊंगा। कारण होता है कि सूर्य से जो किरणें आती है वो आती है शॉर्ट वेव रेंज में। क्या आती है? शॉर्ट और बृहद वेव रेंज का मतलब क्या होता है? देखो, सूर्य की किरणें आती है वो इस तरह का, उसका एक वेवलेंथ होती है इस तरह की। समझ में आ रही है मेरी बात? इनको आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, ऐसे इस तरह से डिवाइड की हुई वो आपने देखी होगी। देखी है क्या कभी आपने? यानी आपने देखा होगा कि यहां से लेकर यहां तक एक रेडिएशन, जो इसका पूरा जो राउंड है ना, वो यहां से लेकर यहां तक जाओगे तब कंप्लीट होगा। और इसकी जो डिस्टेंस होती है ना, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग लॉन्ग रेंज वाली वेवलेंथ है कि रेडिएशन है। तो कहने का मतलब, अगर इनकी डिस्टेंस कम है तो हम बोलते हैं शॉर्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं तरंग दे दे रही है, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो अगर ये तरंग दे दे रही है, यहाँ वाला छोटा है तो शॉर्ट बोलेंगे, और बड़ा है तो हम बृहद बोलेंगे। तो सूर्य से जो रेडिएशन आती है ना, वो तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली आती है, तो गैस से उनको कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप कहती है जाओ आप, पास कर देती है आगे। समझ गए? और यहाँ बैठा है हमारा पृथ्वी। कौन बैठी है? पृथ्वी क्या करती है? इन किरणों को अवशोषित करती है और वापस से निकालती है। यानी कि अवशोषित करने के बाद खुद जो किरणें इमिट करती है ना, उनकी वेवलेंथ होती है लॉन्ग। कैसी होती है? और ये गैसें क्या करती है? इनको एक ही दिक्कत है कि अगर शॉर्ट वेवलेंथ आती है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ को पार भी नहीं होने देंगे। तो यहां से जो रेडिएशन जाती है सारी को अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? और जैसे ही अवशोषित करती है तापमान बढ़ जाता है, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका ये कारण रहता है। और अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन आती है ना, उसको नीचे ही नहीं आने देती, यहीं पर ये क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। तो पहला काम हो गया पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। कौन करता है भाई? कौन करता है भाई? ओजोन परत करती है, जो कौन से मंडल के अंदर है? जो सबसे क्या है? गर्म मंडल है। सबसे क्या है? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? ओजोन मंडल कहते हैं। इसमें 40 किलोमीटर तक जाते जाते सारी गैसें समाप्त हो, यानी गैसों का लगभग बात करें तो समताप मंडल के बाद में गैसें आपको नहीं मिलेगी, या नगण्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नगण्य, या नहीं मिलेगी। सेट है क्या मामला? सेट है कि नहीं? अगला आता है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। कौन सा आता है? यानी अगर तापमान बढ़ता है, सॉरी ऊंचाई बढ़ती है, तो तापमान बढ़ेगा घटेगा रे? यानी आपको सीधे आसान शब्दों में याद रखना है कि सर ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या आती है? क्या आती है? ये वाला सबसे ठंडा। सबसे क्या है ये?
सबसे ठंडा मंडल है या सबसे ठंडी परत है, ध्यान रखना। यहाँ सबसे भयंकर सर्दी यहीं पर होती है, ध्यान रखना। सेट है मामला। इसके बाद 80 से लेकर 300 किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक, यहां पर गैसें किस रूप में होती है, गैसें आयनों के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है, आयनों के रूप में। यानी आयनों के रूप में रहने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, यानी आयन मंडल का मतलब होता है 300 किलोमीटर के ऊपर जो, या जीव गए 80 से 300 किलोमीटर के बीच में रहता है आयन मंडल। कौन सा मंडल, आयन मंडल रहता है। कौन सा मंडल रहता है। इस आयन मंडल का एक ही सबसे महत्वपूर्ण काम है और वो है रिमोट सेंसिंग। क्या काम है, रिमोट सेंसिंग। या फिर हम यूं कहें तो रेडियो प्रसारण। क्या कहेंगे, रेडियो प्रसारण। क्या कहेंगे, रेडियो प्रसारण। जैसे आप फोन से बात करते हो कि नहीं करते हो, यहां से 3-4 सेकंड में अमेरिका फोन कर दोगे। कहां कर दोगे, कर दोगे कि नहीं, किसको करोगे, किसको करोगे, किसको, किसको, डोनाल्ड ट्रंप को, किसको करेगी, डोनाल्ड ट्रंप को करेगी, बोलो। हाँ जी, मैडम हैरी को करेंगे वो तो। जानते हो क्या मैडम हैरी को, नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो रे, हाँ जी, कैसे जानते हो, अच्छा पबजी साथ में खेलती है, बहुत बढ़िया यार, तुम तो सीमा से भी आगे निकल गए। सीमा ने तो बॉर्डर पार किया था, तुमने तो 7 समुंदर लांग लिए, बीच में प्रशांत महासागर भी आया था, याद है क्या, नहीं देखा, ध्यान ही नहीं दिया प्रशांत महासागर पे। सर हम हैं अर्जुन आज के जमाने के, हमारी नजर जो है वो चिड़िया की आंख पर है। ये बात है क्या, सर लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, वेल डन बॉयज, लगे रहो। एक दिन क्या नाम बताया, हेरी, मैडम है, हाँ मैडम हेरी, बहुत लगे रहो। तो रिमोट सेंस, जो भी मैडम है लगे रहो। रिमोट सेंसिंग और रेडियो प्रसारण, ये सारी की सारी चीजें कौन से मंडल से होती है। देखो यहाँ क्या होता है मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल वेवलेंथ वाली कोई चीज है, उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जैसे लाइट को भेजना है तो हम वायर काम में लेते हैं, तार काम में लेते हैं। और आपको मैंने इसी पढ़ाई थी विद्युत चालकता, मैंने कहा था करंट एक जगह से बहकर दूसरी जगह आयनों के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, यहाँ तो उपस्थिति क्या है, आयन, क्या उपस्थित है, यानी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इस मंडल में जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको रेडिएशन के रूप में छोड़ देते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। कौन सी, हाँ, अब ये रेडिएशन क्या करती है, इस मंडल में फटाक से फैल जाएगी, यानी यहाँ से ये मंडल में यहाँ जाएगी। दूसरा एंटीना यहाँ जुगाड़ रखते हैं, सैटेलाइट, सैटेलाइट भी कहाँ रहते हैं, यही रहते हैं, ध्यान रखना। सैटेलाइट भी कहाँ रहते हैं, इसी मंडल के अंदर रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। सैटेलाइटों का पूछ लेते हैं, सैटेलाइट कौन से मंडल में, तो इसमें यहाँ से सैटेलाइट वापस से, जैसे मान लो फोन आया है तो उस बात को लेकर फटाक से अमेरिका भेज देगा नीचे वापस से, समझ गए। तो आपकी जो रेडियो प्रसारण रहता है वो इस मंडल से होता है, आप टेलीफोनिक वार्ता करते हो वो इस मंडल के थ्रू होती है, आपके सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन इस मंडल से जाती आती है। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को छुए बिना उसकी जानकारी लेना कहलाता है रिमोट सेंसिंग। क्या कहलाता है, जैसे आप अपने टीवी के सामने बैठे और मन किया कि डिस्क्यू डिस्क्यू वाला सॉन्ग चले और फटाक से चलने लगता है, चलने लगता है कि नहीं। अरे टीवी को कैसे पता कि आप चाहते हो कि यहाँ पर मुन्नी बदनाम हुई चलना चाहिए, पता चल जाता है कि नहीं। आप 2 बटन दबाते हो और ये लो या मुन्नी बदनाम हो जाती है कि नहीं। उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, कि आपने ऐसा कुछ किया कि उधर पता चल गया, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। वो सारी चीजें कौन से मंडल में होती है, कौन से मंडल में होती है, याद रख लोगे तो सैटेलाइट्स कहाँ रहते हैं, आयन मंडल में, या इस ताप मंडल की बात कर रहे हैं जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसके अंदर रहते हैं। और इसके ऊपर जो यहाँ वाली जो परत बच जाती है ना, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ध्यान रखना ये किसके भाग है, इसी के भाग है। तो अब आप चाहे मुन्नी को बदनाम करो और चाहे शीला को बदनाम करो,
लेकिन मेरी तरफ से मामला सेट है। आपका ये मान के चलना कि वायुमंडल के अवयव पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे वायुमंडल के? कि सर वायुमंडल के अवयव ये क्या बीमारी है? नहीं, आप कहीं क्या स्टार्ट कर रहे हो सर? तो देखो, वायुमंडल के अवयव का मतलब है कि वायुमंडल में जो जो चीजें पाई जाती है सबको अध्ययन करेंगे। जैसे सर वायुमंडल में वर्षा होती है क्या? तो हम पढ़ लेंगे। सर वायुमंडल में ही तो तापमान होता है, तो हम पढ़ लेंगे। सर वायुमंडल में ही तो आंधी आती है जिसको बोलते हैं विंड, क्या बोलते हैं? पढ़ लेंगे। सर वायुमंडल से ही तो सूर्य का प्रकाश आता है, उसको बोलते हैं सौर विकिरण, क्या बोलते हैं? सौर विकिरण। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। सर यहीं पर तो बादल होते हैं, कोई बात नहीं, बादलों को भी पढ़ लेंगे। और बता दो कोई होता है तो कुछ, क्या होता है और वायुमंडल में? हाँ जी, नहीं पता क्या होता है? क्या होता है? अरे अवयव पूछ रहा हूं मैं तो यार। वायुमंडल में ये विंड में पढ़ लेंगे, गैसें होती है वो भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गैसों का भी स्टडी कर लेंगे। और बता दो है। हाँ, वायुमंडल के अंदर आर्द्रता रहती है, इसको भी पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं नमी, इसको भी पढ़ लेंगे। और बता दो, और मैं बता दूंगा बाकी के, ना सारे पढ़ा दूंगा, लोड मत लेना। इस तरह के सारे टॉपिक एक एक करके हमको पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। वर्षा, बादल, तापमान, विंड, सौर विकिरण, आर्द्रता, ये सारी चीजें हमको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है। लेकिन इससे पहले ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, और उम्मीद करता हूं मेरे रसगुल्लो आपने इस चीज को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दाब भी पढ़ेंगे। अन्नू बता रही है दाब बिल्कुल सही है। सर वायुयान नीचे वाले मंडल में ही चलते हैं, विकास यादव। हाँ तो मेरे रसगुल्लो मामला सेट है कि नहीं, पहले तो बताओ। सौर्य कह रहे होंगे सर हमें रसगुल्ला मत ही कहिए आप, क्योंकि रसगुल्ले सफेद होते हैं, हम है ब्राउनी, कैसे हैं? तो तुम मेरे गुलाब जामुन और तुमको कह दू रसगुल्ला? नहीं। हाँ जी बेटा, इनको तो जलेबी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमको पोहा कहेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? इनको तो जलेबी भी चलेगा, लेकिन तुमको क्या बोलेंगे उस हिसाब से? हाँ, तुमको फिर उस हिसाब से कहना पड़ेगा पोहा। गुलगुले जानते हो? तो उतार लो मेरे गुलगुलो फिर। हाँ
फटाफट उतार लो प्यारे बच्चों, आवाज मत करो वरना मैं इसको भी नेक्स्ट कर दूंगा, फिर आप कहोगे। हाँ क्या बात हो गई? हाँ तो मैं बोलता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, बताओ क्या नहीं उतारा था, कहाँ तक उतार लिया तुमने? मैं आ जाता हूँ, वही तुमको लिखा देता हूँ। अरे यार मैं बैठा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हैं? अरे तुम्हारे लिए जान भी आज रे बेटा। अरे बेटा 4 ही तो पॉइंट है, इनमें भी क्या रुक जाओ रे? उतारो फटाफट। हाँ उतार लिया। याद हो गया होगा ना लगभग लगभग, चीजें तो नहीं हुई साथ के साथ? लगभग भी नहीं हुई, लगभग लगभग तो हो गई याद। चेंज कर दें? आगे कर दूं? उतार लिया? बहुत बढ़िया। देखो, हाँ तो एक चीज ध्यान रखना,
अब समझना मेरी बात, एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं? बादलों के ऊपर या नीचे? ऊपर उड़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है और तूफान आ गया सामने से, कौन आ गया? उसी में गोल घूम जाएगा। इसका मतलब जहां तूफान आते हैं, जहां बारिश होती है, एरोप्लेन को उससे कहाँ उड़ाना पड़ेगा? और ये तूफान वगैरह सारे कहाँ आते हैं? कौन से में आते हैं? तो बार बार पूछ रहे हो कि सर कौन से में उड़ाना है? इसमें तो उड़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो मौसमी घटनाएं होती है। बादल सामने आ गया, पता ही नहीं चला, जाके ठुक जाओगे दूसरी प्लेन में। तो फिर क्या करोगे? सर फिर उससे उड़ाएंगे ऊपर वाले में। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर की निचली परत में उड़ाते हैं। कौन सी परत में उड़ाते हैं? यानी इसका जो निचला भाग होता है ना, इस भाग में उड़ाते हैं। यहाँ आपको हवा परेशान है नहीं करती है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे से समझ में आ गई क्या? तो इसमें लिख लेना भले, इसके अंदर एक तो ये लिख देना कि जो वायुयान है वो किसमें उड़ते हैं? वायुयान उड़ाते हैं इसमें। और दूसरी बात, एक चीज और होता है, एक होती है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होती है? वो भी इसी के अंदर होती है, इसी जोन के अंदर होती है। कौन से में? तो याद रखना, प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कौन से भाग में होती है? समताप में। ये दोनों पॉइंट और ध्यान रख लेना, ठीक है? हाँ उतार लो बाकी। हाँ और पीछे ले भाई, और पीछे ले। सर वायुयान किस मंडल में चल, बता दिया ना सर, बहुत अच्छा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कर दे आगे। क्या लिखोगे? इसको रहने दूं, आगे वाला कर दूं? तो एक मत बनाओ, आगे करना है कि रखना है? वैसे इसमें जो बातें हैं वो सारी आगे लिखी हुई है। जैसे मान लो इसमें सारी बातें लिखी हुई है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया। मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच मेरे रसगुल्लो। ओके बाय बाय।